So hello students, now today I have to start the next topic in the chapter some basic concept of chemistry, that is atomic mass, है ना। किसके बारे में बेटा पढ़ना है हमें एटॉमिक मास के बारे में पढ़ना है। ठीक, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद हमें क्या करना है, एटॉमिक मास के बारे में स्टार्ट करना है। ठीक, किसके बारे में, एटॉमिक मास के बारे में। आपने क्लास 9 में एटॉमिक मास के बारे में जरूर पढ़ा होगा, ठीक, और साथ में डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ी होगी। ठीक, देखो जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपका एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट दिया था, एटॉमिक मास के बारे में बताया था, वो थे आपके जॉन डाल्टन। किस कौन थे बेटा, जॉन डाल्टन, द फर्स्ट साइंटिस्ट who gives the concept of atomic mass was John Dalton in 1803। कब बेटा, 1803 में। ठीक है, देखो पहले एटॉमिक मास निकालना बहुत मुश्किल हुआ करता था। आज के समय में मास स्पेक्ट्रोमीट्री, या हम लोग कह सकते हैं एक यंत्र आता है, एक आपकी डिवाइस आता है जिसको हम लोग स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर से किसी भी एलिमेंट का मास आसानी से निकाला जा सकता है। इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड, इन द मैग्नेटिकल फील्ड, हर जगह आपका स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल करके आपका पर्टिकुलर एलिमेंट का, पर्टिकुलर एटम का आपका मास आसानी से निकाला जा सकता है। लेकिन उस समय स्पेक्ट्रोमीटर हमारे पास नहीं था। ठीक, तो उस समय आपका जॉन डाल्टन जो थे उन्होंने एटॉमिक मास को कैसे कैलकुलेट किया होगा आखिर एलिमेंट्स का। ठीक है, तो आप उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो जॉन डाल्टन ने सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट चुना बेटा। क्या चीज चुना, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट। और जो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट हमारा था वो था हाइड्रोजन। क्या था बेटा, हाइड्रोजन था, है ना। लाइटेस्ट एलिमेंट आपका हाइड्रोजन था। तो एट दैट टाइम ही यूज्ड द lightest element of that time, that is हाइड्रोजन। ठीक है, लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन लिया था और उसका एटॉमिक मास इन्होंने 1 एज्यूम किया था। क्या चीज बेटा, 1 एज्यूम किया था। और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवा देते थे। जिस भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक मास हमें कैलकुलेट करना है, हाइड्रोजन का रिएक्शन करवा देते थे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा देते थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाने से हमें क्या पता लग जाता था, हमें पता लग जाता था किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या चीज, मास। तो उन्होंने क्या किया था, हाइड्रोजन लिया था। हाइड्रोजन को लाइटेस्ट एलिमेंट लेकर जितने भी एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना होता था उसको उससे रिएक्शन करा के कंजर्वेशन ऑफ मास लगा देता था। और कंजर्वेशन ऑफ मास जब लगा देते थे तो वहां पास वो पर्टिकुलर एलिमेंट का, पर्टिकुलर एटम का आपका एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर लेते थे। ठीक, लेकिन बाद में ये चीजें थोड़ी सी गलत साबित होने लगी। ठीक है, तो अब उसके बाद जब इन्होंने ऐसा किया तो बोथ केमिस्ट एंड फिजिसिस्ट स्टार्ट यूजिंग ऑक्सीजन एज अ बेस। फिर उसके बाद ऑक्सीजन को बेस लेना शुरू कर दिया। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का मास निकाला जा चुका था। अब ऑक्सीजन के मास को, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास भी यूज करने लगे थे एज ए 16। लेकिन बाद में थोड़ा सा दिक्कत आई। ठीक है, बाद में दिक्कत ये आई कि जब केमिस्ट नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन को लिए तो नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन को लेने पर उन्होंने देखा कि यहाँ पास इसके कई सारे आइसोटोप्स थे। ठीक है, ऑक्सीजन के एक से ज्यादा क्या थे, आइसोटोप्स थे। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर एलिमेंट होता, एक सिंगल एटम होता जिसका एटॉमिक मास होल नंबर में होता तो उसको आसानी से लिया जा सकता था। लेकिन यहाँ पास तो इसके बहुत सारे आइसोटोप्स थे, तो यानी इसका एटॉमिक मास 16 लेना हमारे लिए क्या था, थोड़ा सा गलत साबित हुआ। तो यानी जब इन्होंने क्या किया, जब आपके साइंटिस्ट ने
बेटा ऑक्सीजन, नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन लिया, ठीक है, तो वो पाए कि ऑक्सीजन जो है वो 3 आइसोटोप्स का मिक्सचर है। क्या है? तो यानी इसको हम लोग पॉइंट्स बना के लिखेंगे बेटा, ठीक है। when scientist using naturally occurring oxygen, then he found that they contains 3 isotopes. They contain कितने आइसोटोप बेटा? 3 आइसोटोप्स, ठीक है। दैट इज ऑक्सीजन 16, ठीक है, ऑक्सीजन 17, ठीक है, और ऑक्सीजन 18, जिसके लिए जो एवरेज एटॉमिक मास आ रहा था वो आ रहा था 16.008। कितना आ रहा था बेटा? 16.008 आ रहा था। तो अब साइंटिस्ट का एजम्पशन क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है ना। साइंटिस्ट का एजम्पशन क्या हो गया? गलत हो गया। हाइड्रोजन का भी उन्होंने इसी तरह से चेक किया, तो हाइड्रोजन का भी जब चेक किया तो उन्होंने पाया कि वहां पास हाइड्रोजन के भी क्या थे? 3 आइसोटोप थे। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूट्रियम और क्या चीज बेटा? ट्राइटियम, ठीक है। तो आप देखते हैं फिर उन्होंने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट कार्बन के साथ किया। तो कार्बन का जब उन्होंने चेक किया, नेचुरली अकरिंग कार्बन लिया, तो उन्होंने पाया कि कार्बन का जो आपका एटॉमिक मास आ रहा है वो पॉइंट में ना आकर एज अ होल नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है? पॉइंट में ना आकर वो एज अ क्या आ रहा है? होल नंबर आ रहा है। तो फिर साइंटिस्टों ने क्या किया, आपका कार्बन को बेस लेकर सारे एटॉमिक मास को निकालना, कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। जो कि आज भी एटॉमिक मास का डेफिनेशन पढ़ोगे तो वहां पास एटॉमिक मास के डेफिनेशन में आप देखोगे C12 लिखता है। C12 इसीलिए लिखता है क्योंकि एक्सपेरिमेंट सारे एटम के साथ हो चुका था, लेकिन कार्बन के साथ जब हुआ तो ये पाया गया कि इसका एटॉमिक मास एज अ क्या आता है? होल नंबर आता है, जिसकी वजह से हम लोग कार्बन को बेस मान के किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक मास हम लोग स्पेक्ट्रोमेट्री से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। नाउ तो यहाँ पास लिख सकते हैं, नाउ they picked, they मतलब कौन बेटा? साइंटिस्ट। they picked carbon and found that carbon, ठीक है, and found that ठीक है, it is his atomic mass, then he found that its atomic mass is in whole number। इसके भी आइसोटोप्स थे, लेकिन इसका एटॉमिक मास किस में आया? होल नंबर में आया, दैट इज 12। होता है ना बेटा, ठीक है। तो अब इस तरह से जो आपका प्रेजेंट सिस्टम, ठीक है, प्रेजेंट सिस्टम आपका एटॉमिक मास का यूज होता है, वो किसका यूज हो रहा है? आपका C12 का यूज हो रहा है, ठीक है ना। 1961 में इसकी नींव रखी गई और 1961 में रखकर नींव वहाँ से 1961 से चेंज कर दिया गया। जो पहले का कॉन्सेप्ट था किस में ले आ दिया गया? आपका C12 में ले आ दिया गया, ठीक है ना। तो यानी प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एटॉमिक मास इज बेस्ड ऑन कार्बन 12 ना, लिख सकते हैं ना। प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एटॉमिक मास इज बेस्ड ऑन C12। किस पर बेस करता है बेटा? कार्बन 12 पर बेस करता है। as the standard and has been agreed upon, as कैसे? standard and has been agreed upon and has been agreed upon 1961। कब एग्री हुआ बेटा? 1961। 1961 से पहले एंड 1961 से पहले जो भी कॉन्सेप्ट था वो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बेस को मानकर चल रहे थे। जब बाद में पता लगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के भी आइसोटोप्स थे, और इन आइसोटोप्स का जब हम लोग एवरेज निकाल रहे थे तो पता लग रहा था कि वो किस में आ रहा था? होल नंबर में आ रहा था। लेकिन जब कार्बन के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो कार्बन के साथ पता लगा कि इसका एटॉमिक मास जब हम लोग निकालते हैं तो ये होल नंबर में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा तो यानी आपका बेसिक स्टैंडर्ड रिलेटिव टू दिस बेसिक सिस्टम ऑफ एटॉमिक मास किसको माना गया? बेसिक सिस्टम ऑफ एटॉमिक मास आपका माना गया किसको?
C12. So therefore standard basic system of atomic mass was assigned to what? C12. किसको दिया गया बेटा? C12 को दिया गया। तो ये एटॉमिक मास पर थी ब्रीफ जानकारी जो मैंने आप लोग को दी। अब हम लोग देखते हैं बेटा, अब आइसोटोप फंसा रहा था, आइसोटोप्स हर एक एटम को फंसा दिया। तो अब आइसोटोप्स हर एटम को अगर फंसा दिया है तो उस आइसोटोप्स के बेसिस पर हम लोग जो एटॉमिक मास कैलकुलेट कर रहे थे उसी को कहा गया क्या चीज? एवरेज एटॉमिक मास। क्या कहा गया? एवरेज एटॉमिक मास। तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, दैट इज व्हाट? दैट इज एवरेज एटॉमिक मास। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा यहाँ पास क्या चीज? एवरेज एटॉमिक मास। तो देखो अगर हम लोग एवरेज एटॉमिक मास की बात करेंगे तो व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास? ठीक है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि बहुत सारे नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस थे, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स थे, वो एक से ज़्यादा आइसोटोप्स में पाए जा रहे थे। तो उसमें कोई एक आपका बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड मास को लिए बिना हम लोगों ने सबको लिया और सबके बेसिस पर हम लोगों ने क्या कर दिया? जो भी मासेस थे आइसोटोप्स के, उसके हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर दी? एवरेज कैलकुलेट कर दिया, और उसी को क्या कहा गया? एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, तो यानी एवरेज एटॉमिक मास के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लूँ पहले चाहे मैनी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, नेचुरली अकरिंग substance are present in more than one isotope, are present in more than one isotopes, so therefore ठीक है, concept of average atomic mass comes, average atomic mass comes। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास आया। अब देखो बेटा एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये रहा, ये देखो मैंने कार्बन का मैंने लेना है। ठीक है, ये देखो मैंने कहा यहाँ पास हम लोग लिख लें आइसोटोप्स। क्या लिख लें? आइसोटोप्स। उसका लिख लें रिलेटिव एबंडेंस कि कौन सा आइसोटोप्स कितने परसेंटेज में एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, और फिर एटॉमिक मास यूनिट लिख लें AMU। ठीक, एटॉमिक मास यूनिट आइसोटोप्स है आपका C12, आइसोटोप्स है C13 और आइसोटोप्स है आपका C14। ठीक है, तो ये हो गया 98.892। ठीक है, C13 का है 1.108 और C14 का है आपका 2 × 10⁻⁻10। ठीक है, ये आपका एटॉमिक मास पता लग गया। ये आपका क्या पता लग गया? रिलेटिव एबंडेंस। क्या पता लग गया बेटा? रिलेटिव एबंडेंस। इसका एटॉमिक मास है 12, इसका एटॉमिक मास है 13.0035 और इसका एटॉमिक मास है आपका 14.0037। ठीक है, तो ये तुम्हें पता लग गया कि रिलेटिव एबंडेंस कार्बन के 3 आइसोटोप्स का और उसका एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है? अब हमें निकालना है क्या चीज? हमें निकालना है इसका एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालना बेटा बहुत आसान है। तो हम लोग जब एवरेज एटॉमिक मास जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपका C12 प्लस क्या चीज बेटा? C12 C13 प्लस C14 को हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। एवरेज निकालने का मतलब सम ऑफ मासेस डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय नंबर। ठीक है, तो यहाँ पास क्योंकि परसेंटेज में दिया हुआ है तो C12 का परसेंटेज कितना? 98.89। ठीक है, परसेंट यानी 98/100 मल्टीप्लाइड बाई इसका मास कितना है? 12 प्लस, ठीक, जितना परसेंट दिया मल्टीप्लाइड बाई मास। यहाँ पास कितना दिया? 1.108 परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई कितना? 13.0035 प्लस। ठीक, तीसरा C14 कितना दिया? 2 × 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 14.0037। ठीक,
तो इस तरह से हमारा जितना भी परसेंट दिया था उसको लिखा, ठीक है ना, और साथ में मल्टीप्लाई कर दिया जो भी उसका एटॉमिक मास था, ठीक है ना। और हम लोगों ने क्या किया, और हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, कैलकुलेट कर दिया। जब कैलकुलेट करोगे बेटा तो यहाँ पास कितना आएगा आपका 12 आएगा। कितना आएगा, कितना आएगा आपका 12 आएगा। आ रही बात समझ। तो इस तरह से हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस तरह से हमें एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है अगर परसेंटेज के टर्म में दिया हो तो, ठीक है ना। मान लो परसेंटेज ना दिया हो, तो जब परसेंटेज नहीं दिया होगा तो मान लो एक का एटॉमिक मास ए दिया है, दूसरे का बी, तीसरे का सी, तो सारे एटॉमिक मास को प्लस करना और डिवाइडेड बाय नंबर कर देना, उसमें एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। फिलहाल इस तरह देगा नहीं, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। क्लास 11th में आ चुके हो आप लोग ना बेटा। अगर मान लो इसी तरह ऑक्सीजन का निकालना होता तो ऑक्सीजन का क्या होता है, O16, O17 और O18, ठीक। तो ये रहा आपका एवरेज एटॉमिक मास निकालने का मैंने तरीका बताया। किसका बेटा, हम लोगों ने कार्बन को एग्जांपल में लिया है ना। नाउ देखते हैं आप, क्वेश्चन लिखना है आपको एनसीईआरटी का। कैलकुलेट द एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फ्लोरीन, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्या चीज बेटा, क्लोरीन, यूजिंग द फॉलोइंग डाटा, यूजिंग द फॉलोइंग डाटा, ठीक। तो ये रहा आपका डाटा, कुछ ऐसे दिया हुआ है। यहाँ पास आइसोटोप दिया हुआ है, एबंडेंस दिया हुआ है और एटॉमिक मास यूनिट। आइसोटोप दिया हुआ है, ठीक है, एबंडेंस दिया हुआ है, ठीक है, और एटॉमिक मास यूनिट दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पास ये देखो, यहाँ पास दिया हुआ Cl35 क्लोरीन का बोला, और ये Cl37, ठीक। इसका रिलेटिव एबंडेंस दिया 75.77 और इसका रिलेटिव एबंडेंस दिया है 24.33, ठीक है। इसका एटॉमिक मास यूनिट है 34.9689 और इसका एटॉमिक मास यूनिट है 36.9659, ठीक। तो इस तरह से आपका इसका एटॉमिक मास यूनिट दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, हमें एटॉमिक मास किसका निकालना है, ये आइसोटोप का दिया हुआ है, हमें किसका निकालना है, क्लोरीन का। तो यानी हमारे पास कौन कौन सा है, Cl35 है और Cl37 है, ठीक। तो देखो Cl35 का एबंडेंस कितना दिया है, 75.77 अपॉन 100, ठीक है, परसेंटेज में दिया हुआ है। एबंडेंस किस में दिया हुआ है, परसेंट, मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास कितना दिया, 34.9685, ठीक, प्लस 37 का कितना दिया हुआ है, 24.33%, यानी डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना हो गया, 36.965, ठीक है बेटा। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 35.5 और ये होता है आपका एटॉमिक मास किसका, क्लोरीन का। तो इस तरह से हम लोग जब रिलेटिव एबंडेंस दिया होगा तो हम लोग एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत? तो चलो एक क्वेश्चन अपने से कर लो, एक क्वेश्चन करो। इसमें मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिखो यूज डाटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। इसको मिटा रहा हूँ मैं। आप लोग प्रॉपर बेटा नोट्स बनाते चलोगे, वीडियो को पॉज करोगे और फिर जो भी डाटा होगी जो समझ रहे हो उसको नोट्स बनाते चलोगे, ठीक है ना। हो सकता है आधे घंटे के वीडियो में आपको सवा घंटे 1.5 घंटे लग जाए नोट्स बनाने में, वीडियो देखते हुए, ठीक है। तो आप लोग वीडियो देखते हुए नोट्स बनाओगे, ध्यान रखना, ठीक। क्वेश्चन है यूज डाटा गिवन इन द फॉलोइंग, क्वेश्चन है यूज डाटा गिवन इन द following table to calculate molar mass, table to calculate molar mass of naturally occurring, molar mass of naturally occurring argon isotopes, ठीक है। और
टेबल कुछ इस तरीके से दी हुई है। ये रहा, ठीक है। एक तरफ है आपका आइसोटोप्स, दूसरी तरफ है बेटा मोलर मास, और तीसरी तरफ है एबंडेंस, ठीक है। आइसोटोप्स है आर्गन का AR36, AR37 और AR38, नहीं AR38 और AR40, ये 3 आइसोटोप्स दिए हुए हैं। मोलर मास है 35.96755, ठीक। इसका दिया हुआ 37.9672, ठीक। और इसका दिया हुआ है 39.9624, ठीक। इसका रिलेटिव अबंडेंस दिया हुआ 0.337%, ठीक। 0.063%, और फिर है आपका 99.600%। तो देखो बेटा यहाँ पास ये क्या दे दिया, ये दे दिया आपको एबंडेंस, है ना, एबंडेंस दे दिया है, और ये मोलर मास दे दिया है। एबंडेंस लिखना, एबंडेंस में परसेंटेज दिया हुआ है, तो यहाँ पास जो भी वैल्यू होगी उसमें डिवाइडेड बाय 100 होगा, मल्टीप्लाइड कर देना मास से, और सबको इसी तरह करके क्या कर लेना, ऐड कर लेना। ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास की ओर। किसकी ओर बेटा, मॉलिक्यूलर मास की ओर। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना है आपको, क्या चीज, मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट हेडिंग इज मॉलिक्यूलर मास, ठीक। मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल से रिलेटेड, तो द मास ऑफ द होल कंपाउंड इज नोन एज व्हाट, मॉलिक्यूलर मास। जो कंपाउंड का पूरा जब हम लोग मास निकालेंगे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में तो बताना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ चाहे लिख लो, मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक masses, is the sum of atomic masses of the element, atomic masses of element present in molecules, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें हम मीथेन का एटॉमिक मास निकालने के लिए बोले, तो मीथेन का एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या करोगे, आप अलग अलग ले लो, एटॉमिक मास बस पता होगा। कार्बन हो गया 4 इंटू हाइड्रोजन हो गया, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1, दिस इज 12 प्लस 4 कितना आ गया बेटा, 16, कितना आ गया, 16 AMU, ये 16 ग्राम, है ना। ये एटॉमिक मास यूनिट आया किसका, आपका CH4 का, मीथेन का, ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन कर लो छोटा सा, ठीक है, जो आपका मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड है। आओ देखते हैं। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग, एलिमेंट्स नहीं है, ऑफ फॉलोइंग। पहला है आपका H2O, दूसरा है CO2, तीसरा है CH4, ठीक है। तो ये हमें निकालना है क्या चीज, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ठीक है। तो ये भी आपका बेटा होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो टॉपिक हमें जो पढ़ना है। अभी हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया इस चैप्टर में, हम लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कस किया किसके बारे में, एटॉमिक मास के बारे में और मॉलिक्यूलर मास के बारे में, ठीक है। एटॉमिक मास के बारे में और मॉलिक्यूलर मास के बारे में। अब आओ हम लोग देखते हैं जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में आपका 1 मिनट,
हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेटा परसेंटेज कंपोजिशन। क्या है बेटा? परसेंटेज कंपोजिशन। जिस तरह से यहाँ पास इसके पहले वाले में जब एवरेज एटॉमिक मास निकाल रहे थे तो हमारा परसेंटेज दिया होता था, हम लोग एवरेज निकालते थे। अब की बार हमें क्या दिया होगा? अब की बार हमें वैल्यू दी होगी, हमें परसेंटेज निकालना है। ठीक है, परसेंटेज निकालना आपने मैथमेटिकल टर्म है, उसको आपने सीखा होगा। तो चलो आप हेडिंग लिखो, परसेंटेज कंपोजिशन। क्या चीज? परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन। तो बेटा अगर परसेंटेज कंपोजिशन की बात करेंगे तो व्हाट इज परसेंटेज कंपोजिशन? The percentage in which the constituent particle are present in a given compound. क्या चीज? The percentage in which given particle या given element is present in given compound. In which element is present in given compound is called what? Percentage composition. इसी को हम लोग बेटा क्या कहते हैं? परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग H2O की बात करें बेटा, जैसे हम लेट अस सपोज एक एग्जांपल ले लें। एग्जांपल में हम लोगों ने क्या ले लिया? H2O ले लिया। तो अब H2O में तुम्हें हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है कि H2O में कितना होगा, और ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है कि H2O में कितना होगा। तो ये देखो हाइड्रोजन का निकालना है। अच्छा, टोटल मास वाटर का कितना होता है? 18। ठीक, अब हाइड्रोजन का निकालना है तो यहाँ पास पर्टिकुलर हाइड्रोजन का जो मास होगा वो कितना है आपका? 2। तो यहाँ पास हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है तो इसका एटॉमिक मास ऊपर, टोटल मास कंपाउंड का नीचे है। 18 इंटू क्या कर देना? 100। दिस इज 11.11%। ठीक, मान लो अब ऑक्सीजन का निकालना है तो ऑक्सीजन का परसेंटेज अगर निकालना है तो ऑक्सीजन का पर्टिकुलर मास 16 अपॉन टोटल मास कंपाउंड का क्या चीज? 18 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको आप सॉल्व करोगे तो दिस इज व्हाट? 89%। ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे। क्या करेंगे बेटा? परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे। ठीक है, तो आओ अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन निकालना आसान है, इसमें मैं और ज़्यादा एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है बेटा एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है ना, परसेंटेज कंपोजिशन से हमें क्या पता लगता है? इंफॉर्मेशन अबाउट परसेंटेज कंपोजिशन। क्या चीज? इंफॉर्मेशन अबाउट परसेंटेज कंपोजिशन। और अगर हम लोग इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे अबाउट परसेंटेज कंपोजिशन में तो इसी में आता है आपका क्या चीज? एम्पिरिकल फार्मूला। क्या चीज? एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। आओ देखते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला आखिर होता क्या। ठीक है, क्या चीज? एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है बेटा, चल तो इसके बारे में बेटा एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा जब भी होगा उसमें आप पीछे का डाटा आप कंप्लीट करके आओगे। ठीक है ना, पीछे जो भी आपका छूट रहा है वो वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट करिए, तभी आगे आगे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है ना, बहुत आसान होता है। ठीक है ना, कोई भी सब्जेक्ट बहुत कठिन नहीं, बस डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे ले रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो। ठीक है, तो चलो बेटा हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे इस टॉपिक को लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।